कॉलेज पहुंचते ही नीलम ने आज सबसे पहले स्टाफ क्वार्टर के लिए आवेदन किया। इतने साल हो गए उसे कॉलेज में पढ़ाते हुए। चाहती तो कभी का क्वार्टर ले सकती थी, पर इतना बड़ा बंगला छोड़कर यूं स्टाफ क्वार्टर में रहने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर राजीव भी नीलम के घर आकर रहना पसंद नहीं करते थे। उनका अभिमान आहत होता था। उन्हें लगता कि वहां वे मिस्टर नीलम मेहता बनकर ही रह जाएंगे, और यह बात उन्हें कतई मंजूर न थी। आज सुबह ही राजीव ने उसे अपने घर से निकल जाने को कह दिया, जबकि नीलम को इस घर में 30 साल गुजर चुके हैं। कहने को तो राजीव ने उसे सब कुछ दिया है, अच्छा सा घर, दो बच्चे, दुनिया की हर सुख सुविधा, लेकिन नहीं दिया तो बस मान सम्मान से जीने का अधिकार। हर अच्छी बात का श्रेय खुद लेना, नीलम के हर काम में मीन मेख निकालना, और बात बात पर उसको मिडिल क्लास मानसिकता का ताना देना। यही तो किया है राजीव ने शुरू से अब तक। बिस्तर पर लेटे लेटे नीलम अपने ही जीवन से जुड़ी घटनाओं का ताना बाना बुनने लगी। इतने सालों से नीलम को लगने लगा था कि उसे यह सब सहने की आदत सी हो गई है, पर आज सुबह उसका धैर्य जवाब दे गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, राजीव का कहना सुनना बढ़ता जा रहा था, और नीलम की सहनशीलता खत्म होती जा रही थी। नीलम जानती है कि अमेरिका में रह रहे बेटे विवेक की शादी कर लेने की खबर राजीव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनके अहम को चोट पहुंची है। अब तक हर बात का निर्णय लेने का एकाधिकार उससे छीन जो गया था। राजीव की नज़रों में इसके लिए नीलम ही दोषी है। बच्चों को अच्छे संस्कार जो नहीं दे पाई। यही तो कहते हैं राजीव बच्चों की हर गलती या जिद पर, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि बच्चों के बारे में किसी भी तरह का फैसला लेने का कोई अधिकार उन्होंने नीलम को कभी दिया ही नहीं। यहाँ तक कि उसके प्रेगनेंसी के दौरान किसी डॉक्टर से चेकअप कराना है, क्या खाना है, कितना खाना है, आदि बातों में भी अपनी ही मर्जी चलाते। शुरू में तो नीलम को यह बात अच्छी लगी थी कि कितने केयरिंग हस्बैंड मिले हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चला यह केयर नहीं अपितु स्टेटस का सवाल था। कितना चाहा था नीलम ने बेटी रिया आर्ट के क्षेत्र में नाम कमाए, पर उसे डॉक्टर बनाना पड़ा क्योंकि राजीव यही चाहते थे। बेटे को आईएएस बनाने की चाह भी नीलम के मन में धरी की धरी रह गई, और वह राजीव के आदेशानुसार वैज्ञानिक ही बना, जो आजकल नासा में कार्यरत है। ऐसा नहीं कि बच्चों की सफलता से नीलम खुश नहीं है या बच्चे अपने क्षेत्र से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि राजीव इस सब से इसलिए संतुष्ट है कि बच्चों को इन क्षेत्रों में भेजने से वह और नीलम आज सोसाइटी में सबसे अलग नजर आ रहे हैं। पूरी जिंदगी सब कुछ अपनी इच्छा और पसंद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने की आदत होने के कारण विवेक की शादी राजीव को अपनी हार प्रतीत हो रही थी। यही हार गुस्से के रूप में पिछले एक हफ्ते से किसी न किसी कारण नीलम पर निकल रही है। राजीव को वैसे भी गुस्सा करने का कोई ना कोई कारण हमेशा से मिलता ही रहा है। राजीव यह क्यों नहीं समझते कि विवेक के इस तरह शादी कर लेने से नीलम को भी तो दुख हुआ होगा, पर उन्हें उसकी खुशी या दुख से कब सरोकार रहा है। जब विवेक का फोन आया तो नीलम ने कहा भी था, खुशी है कि बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन तुम अगर हमें अपनी पसंद बताते तो हम यही बुलाकर तुम्हारी शादी करवा देते, सभी लोगों को इनविटेशन देते। वहां बहू को कैसा लगेगा जब घर पर नई बहू का स्वागत करने वाला कोई भी नहीं होगा। ओ मॉम, आप भी, कोई कैसे नहीं होगा? रिया दीदी और जीजा जी आ रहे हैं ना। आपको तो पता है कि अपनी पसंद बताने पर पापा कभी नहीं होने देते ये शादी। रिया दीदी की बार का याद नहीं है आपको? डॉक्टर अभय को तो दीदी ने उस तरह पसंद भी नहीं किया था, बस पापा ने उन्हें रेस्टोरेंट में साथ बैठे ही तो देखा था। पर घर में कितने दिनों तक हंगामा रहा था। दीदी ने कितना कहा था कि डॉक्टर अभय केवल उनके कलीग हैं, पर कभी पापा ने सुनी? उन्होंने आनन फानन में कैसे अपने दोस्त के डॉक्टर बेटे के साथ शादी करवा दी। ये ठीक है कि जीजाजी भी एकदम परफेक्ट हैं। सॉरी मॉम, मेरी शादी के कारण आपको पापा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रियली मॉम, आज मैं महसूस करता हूँ कि आप कैसे उनके साथ इतने सालों से निभा रही हैं। यू आर ग्रेट मॉम, आई सैल्यूट यू। ओके, फोन रखता हूँ, शादी की फोटो ईमेल कर दूंगा। नीलम विवेक की इन बातों से सोच में पड़ गई। सच ही तो कहा था उसने, लेकिन वो गुस्सा एक बार में खत्म नहीं हुआ था। पिछले एक हफ्ते से रोज ही उसे इस स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। सुबह यही तो हुआ था जब राजीव ने पूछा था, सुना
कल तुम महिमा के यहाँ गई थी? हाँ। मुझे बताया क्यों नहीं? कल रात आप बहुत लेट आए तो ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा का क्या मतलब है? फोन करके बता सकती थी। कोई काम था वहाँ? महिमा बहुत दिनों से घर पर बुला रही थी। कॉलेज में कल शाम की क्लास भी नहीं थी, सोचा उससे मिलती चलूं। तुम्हें मौका मिल गया ना मुझे नीचा दिखाने का। तुम्हें शर्म नहीं आई कि बेटे ने ऐसी करतूत की है और तुम रिश्तेदारी निभाती फिर रही हो? महिमा आपकी बहन होने के साथ साथ कॉलेज के जमाने की मेरी फ्रेंड भी है। और रही बात बेटे की, तो उसने शादी ही तो की है, गुनाह तो नहीं। पता है मुझे, तुम्हारी ही शह से बिगड़ा है वह। जब माँ बिना पूछे काम करती है तो बेटे को कैसे रोक सकती है? भूल जाती हो तुम कि अभी मैं जिंदा हूँ, इस घर का मालिक हूँ। मैंने क्या काम किया है आपसे बिना पूछे? इस घर में कोई सांस तो ले नहीं सकता बिना आपकी अनुमति के। हवा भी आपसे इजाजत लेकर यहाँ प्रवेश करती है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी जीने नहीं दिया। ये तो मैं ही हूँ कि जो यह सब सहन करती रही। क्या सहन कर रही हो तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। ऐसा स्टेटस, ऐसी शान, सोसाइटी में एक पहचान है तुम्हारी, और कौन सी खुशियां चाहिए? नीलम तंग आ गई इन बातों से। हार कर उसने कह दिया, देखो राजीव, ये रोज रोज की खिचखिच बंद करो। अब इस उम्र में मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं बर्दाश्त होता तो चली जाओ यहाँ से। जहाँ अच्छा लगता है वहां चली जाओ। क्यों रह रही हो फिर यहाँ? चली जाऊं? छोड़ दूं? उम्र के इस पड़ाव पर आपको बेशक ये कहते शर्म नहीं आई हो, पर मुझे सुनने में जरूर आई है। इस उम्र में चली जाऊं? शादी के 30 साल बाद तक सब झेलती रही, अब कहते हो चली जाऊं? जाना होता तो कब की सब कुछ छोड़कर चली गई होती। नीलम तड़प उठी थी। जिंदगी का सुख राजीव ने केवल भौतिक सुख सुविधा ही जाना था। पूरी जिंदगी अपने आप को मारकर जीना ही अपनी तकदीर मान जिसके साथ निष्ठा से बिता दी, उसी ने आज कितनी आसानी से उसे घर से चले जाने को कह दिया। हाँ, आज मुझे ये घर छोड़ ही देना चाहिए। अब तक पूरी जिंदगी राजीव के हिसाब से ही जी है, ये भी सही। सारी रात नीलम ने इसी सोच के साथ बिता दी। शादी के बाद कितने वक्त तक तो नीलम राजीव का व्यवहार समझ ही नहीं पाई थी। किस बात पर झगड़ा होगा और किस बात पर प्यार बरसाने लगेंगे, कहा नहीं जा सकता। कॉलेज से आने में देर हो गई तो क्यों हो गई? घर बार की चिंता नहीं है, और अगर जल्दी आ गई तो कॉलेज टाइम पास का बहाना है। बच्चों को पढ़ाना थोड़े ही है। दुनिया की नज़र में राजीव से आदर्श पति और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी हर सुख सुविधा का ख्याल रखना, विदेशों में घुमाना, एक से एक महंगी साड़ियाँ खरीदवाना, गहने, गाड़ी, बंगला क्या नहीं दिया। लेकिन वह यह नहीं समझ सके कि सुख सुविधा और खुशी में बहुत फर्क होता है। नीलम की विचार श्रृंखला टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इनके बिना पसंद के एक रुमाल तक नहीं खरीद सकती। बिना इनकी इच्छा के बालकनी में नहीं खड़ी हो सकती। इनकी इच्छा के बिना घर में फर्नीचर इधर से उधर 1 इंच भी सरका नहीं सकती। नया खरीदना तो दूर की बात, क्योंकि इनकी नज़र में मुझे इन चीज़ों की, इन बातों की समझ नहीं है। बस एक नौकरी ही है जो मैंने छोड़ी नहीं। राजीव ने बहुत कहा कि सोसाइटी में सभी की पत्नियां किसी न किसी सोशल काम से जुड़ी रहती हैं। तुम भी कुछ ऐसा ही करो। देखो, महिमा भी तो यही कर रही है। पर तुम्हें क्या पता, पहले हमारे बीच खूब बहस होती थी, पर धीरे धीरे मैंने ही बहस करना छोड़ दिया। आज मैं थक गई थी ऐसी जिंदगी से। बच्चों ने तो अपना नीड अलग बना लिया। अब क्या इस उम्र में मैं, हाँ शायद यही सही होगा, कम से कम जीवन की संध्या मैं बिना किसी मानसिक पीड़ा के बिताना चाहती हूँ। राजीव तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सुबह की उड़ान से अपने काम के सिलसिले में 1 सप्ताह के लिए बाहर चले गए। उनके जाने के बाद नीलम ने रात में सोची गई अपनी विचारधारा पर अमल करना शुरू कर दिया। अभी तो रिटायरमेंट में 6-7 वर्ष बाकी है, इसलिए अभी क्वार्टर लेना ही ठीक है। आगे की आगे देखी जाएगी। नीलम को क्वार्टर मिले आज कई दिन हो गए, लेकिन राजीव को वह कैसे बताए। कई दिनों से इसी असमंजस में थी। दिन बीतते जा रहे थे। प्रोफेसर माया जो नीलम के ही विभाग में है, और क्वार्टर भी नीलम को उसके साथ वाला ही मिला है। कई बार उससे शिफ्ट करने के बारे में पूछ चुकी है। नीलम थी कि बस आजकल करती टाल रही थी। सच तो ये है कि नीलम ने उस दिन आहत होकर क्वार्टर के लिए आवेदन कर दिया था और ले भी लिया, पर इस उम्र में पति से अलग होने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा रही थी। यह उसके मध्यम वर्गीय संस्कार ही थे
जिनका राजीव ने हमेशा ही मजाक उड़ाया है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। इस बीच कई बार छोटी मोटी बातें हुई, पर नीलम ने अब खुद को तटस्थ कर लिया। लेकिन वो भूल गई थी कि राजीव के विस्फोट का एक बहाना उसने स्वयं ही उसे थाली में परोस कर दे दिया है। कॉलेज से मिलने वाली सैलरी बेशक राजीव ने कभी उससे नहीं ली और न ही बैंक में जमा पैसे का कभी हिसाब मांगा, पर नीलम अपनी सैलरी का चेक हमेशा ही राजीव के हाथ में रखती रही है। वह भी उसे बिना दिखे लौटा देते हैं। इतने वर्षों से यही नियम चला आ रहा है। नीलम ने जब इस महीने भी चेक लाकर राजीव को दिया, तो उस पर एक नजर डालकर वो पूछ बैठे, इस बार चेक में अमाउंट कम क्यों है? पहली बार ऐसा प्रश्न सुनकर नीलम चौंक गई। उसने सोचा ही नहीं था कि राजीव चेक को इतने गौर से देखते हैं। अब उसे बताना ही पड़ा। अगले महीने से ठीक हो जाएगा। इस महीने शायद स्टाफ क्वार्टर के कट गए होंगे। अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था। स्टाफ क्वार्टर के? किसका? तुम्हारा? कब लिया? क्यों लिया? और मुझे बताया भी नहीं? नीलम से जवाब देते नहीं बना। बहुत मुश्किल से टूटे फूटे शब्द निकले। 1 डेढ़ महीना हो गया है। मैं बताना चाह रही थी, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। वैसे भी अब मैं उसे वापस करने की सोच रही हूँ। 1 महीने से तुम्हें मौका नहीं मिला? मैं मर गया था क्या? यूँ कहो कि तुम बताना नहीं चाहती थी, और जब लिया है तो वापस करने की क्या जरूरत है? रहो उसमें। नहीं नहीं, मैंने रहने के लिए नहीं लिया। फिर किस लिए लिया है? उस दिन आपने ही तो मुझे घर से निकल जाने को कहा था। तो गई क्यों नहीं अब तक? मैं पूछता हूँ, अब तक यहाँ क्या कर रही हो? आपकी वजह से नहीं गई। समाज क्या कहेगा आपको कि इस उम्र में अपनी पत्नी को निकाल दिया? आप क्या जवाब देंगे? आपकी जरूरतों का ध्यान कौन रखेगा? मैं समाज से नहीं डरता। किसमें साहस है जो मुझसे सवाल करेगा? और मेरी जरूरतों के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके मुंह पर भी 4 पैसे मारूंगा दौड़कर मेरा काम करेगा। मेरा ख्याल करके नहीं गई। 4 पैसे की नौकरी पर इतराती हो? अरे मेरे बिना तुम हो क्या? तुम्हें समाज में लोग मिसेस राजीव मेहता के नाम से जानते हैं। नीलम का गुस्सा आज फिर अपना चरम पार करने लगा। चुप रहिए। मैंने पहले ही कहा था कि अब मुझसे सहन नहीं होता। कौन कहता है कि बर्दाश्त करो? अब तो तुमने घर भी ले लिया है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं भूल गया था कि तुम जैसे मिडिल क्लास को कोठी बंगले रास नहीं आते। तुम्हारे लिए तो वही 1 2 कमरों का दड़बा ही ठीक है। नीलम इस अपमान को सह नहीं पाई और तुरंत ही अंदर जाकर अपना सूटकेस तैयार किया और वहां से निकल पड़ी। आंखों में आंसू लिए आज कोठी के फाटक को पार करते ही नीलम को ऐसा लगा मानो कितने सालों की घुटन के बाद उसने खुली हवा में सांस ली है। सारी रात आंखों में ही काट दी नीलम ने। अपने नए घर में सुबह ही झपकी लगी कि डोरबेल से आंख खुल गई। सोचा शायद राजीव होंगे, पर प्रोफेसर माया थी। बाहर से ताला खुला देखा इसलिए बेल बजा दी। कब आई आप? शालीनता से पूछा था माया ने। रात ही में। ओह, अच्छा, पता ही नहीं चला। और मिस्टर मेहता? वे बाहर गए हैं। तब तक 2 4 दिन में यहाँ रहकर देखती हूँ, फिर देखेंगे। माया भेद भरी मुस्कान से बाय कहकर वहां से चल दी। पूरा दिन निकल गया इंतजार में। नीलम को बार बार लग रहा था राजीव अब आएंगे, तब आए, पर वह नहीं ही आए। रात होते होते नीलम अपने मन को समझा ली थी। किसे या किसका इंतजार था मुझे? उसका, जिसने घर से निकाल दिया। अगर उन्हें आना ही होता तो मुझे निकालते ही क्यों? सचमुच मैं उनकी जिंदगी का अवांछनीय अध्याय हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं जबरदस्ती ही उनकी जिंदगी में शामिल हुई थी। कॉलेज में मैं और महिमा एक साथ पढ़ते थे। एक ही कक्षा और एक जैसी रुचियां होने के कारण हमारी जल्दी ही दोस्ती हो गई। महिमा और मुझ में कुछ फर्क था, तो बस यही कि वह अपनी कार से कॉलेज आती, जिसे ड्राइवर चलाता और बड़ी इज्जत के साथ कार का गेट खोलकर उसे उतारता बैठाता, और मैं डीटीसी की बस में सफ़र करती, जो सचमुच ही कभी कभी अंग्रेजी भाषा का सफ़र हो जाता था। मेरा मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना और महिमा का केवल ग्रेजुएशन की डिग्री लेना। इसके बावजूद वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और अभी भी है। ग्रेजुएशन करने तक मैं कभी महिमा के घर नहीं गई। अच्छी दोस्ती होने के बाद भी मुझे लगता है कि मुझे उससे एक दूरी बनानी है। कहाँ वह और कहाँ मैं। लेकिन जब मैंने एमए का फॉर्म भरा तो मुझे देख उसने भी भर दिया, और इस तरह हम 2 वर्ष तक और एक साथ हो गए। इस दौरान मुझे 2 4 बार उसके घर जाने का मौका मिला। घर क्या था, बंगला था। मेरी हैरानी तब और बढ़ गई
जब एमफिल के लिए मेरे साथ साथ उसने भी आवेदन कर दिया। मेरे पूछने पर महिमा ने कहा था, यार मम्मी पापा शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जब तक नहीं मिलता पढ़ लेते हैं, तेरे साथ साथ जब तक चला जाए। बिना किसी लक्ष्य के महिला मेरे साथ कदम दर कदम मिलाती हुई बढ़ती जा रही थी और एक दिन हम दोनों को ही लेक्चरर के लिए नियुक्ति मिल गई। इस खुशी में उसके घर में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। उसी पार्टी में पहली बार उसके भाई राजीव से मेरी मुलाकात हुई। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन पार्टी में मेरे रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर महिमा के मम्मी पापा ने महिमा की शादी के बाद मुझे अपनी बहू बनाने पर विचार किया, जिस पर अंतिम मोहर मेरे घर वालों को लगानी थी, जो इस रिश्ते से मन से खुश भी थे और उनकी शानो शौकत से भयभीत भी। इस सब में लगभग 1 साल का समय लगा। राजीव कई बार मुझसे मिले। वे जानते थे कि मैं एक मध्यम वर्गीय समाज की हूँ। शानो शौकत मेरे खून में नहीं, लेकिन शादी के पहले मेरी ये बातें, मेरी सादगी उन्हें अच्छी लगती थी, जो उनकी सोसाइटी में पाई जाने वाली लड़कियों से मुझे अलग करती थी। नीलम को यहाँ रहते 1 महीना हो चुका था। कुछ दिन तो दरवाजे की हर घंटी पर वह राजीव को उम्मीद लगाती, लेकिन उम्मीद होती ही टूटने के लिए है। इस अकेलेपन को नीलम समझ ही नहीं पा रही थी। कभी तो अपने छोटे से घर में 53 वर्षीय प्रोफेसर डॉक्टर नीलम मेहता का मन कॉलेज गर्ल की तरह कुलाचे मार रहा होता कि यहाँ यह कांच के वर्क वाली वॉल हैंगिंग सही लगेगी और यह स्टूल यहाँ नहीं, इसे इस कोने में रख देती हूँ। घर में कपड़े की वॉल हैंगिंग लगाते समय नीलम को याद आया जब वह जनपद से यह खरीद कर लाई थी और उसे ड्राइंग रूम में लगाने लगी, तो राजीव ने कैसे डांट कर मना कर दिया था कि यह 100 रुपये का घटिया सा कपड़े का टुकड़ा यहाँ लगाओगी, इसका पोछा बना लो, वही ठीक रहेगा, नहीं तो अपने जैसे ही किसी को ही दे देना। नीलम अब अपनी इच्छा से हर चीज सजा रही थी। कोई मीन मेख निकालने वाला या उसका हाथ रोकने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी जीवन को किसी रीते ने अपने घेरे में घेर लिया था। कॉलेज की फाइनल परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी। सभी कहीं ना कहीं जाने की तैयारियों में थे। राजीव के साथ मैं भी हमेशा इन दिनों बाहर चली जाया करती थी। सोचकर अचानक नीलम को याद आया कि बेटा विवेक के पास जाना चाहिए। उसकी शादी पर तो नहीं जा पाई थी, फिर वहीं से बेटी रिया के पास भी होकर आऊंगी। बस तुरंत बेटे को फोन किया और अपनी तैयारियों में लग गई। कितनी खुशी झलक रही थी विवेक की आवाज में। और 2 दिन बाद ही अमेरिका से हवाई जहाज का टिकट भी भेज दिया था। फ्लाइट का समय हो रहा था। ड्राइवर सामान नीचे ले जा चुका था। नीलम हाथ में चाबी लेकर बाहर निकलने को ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उफ, इस समय कौन होगा? देखा, दरवाजे पर राजीव खड़े हैं। क्षण भर को तो नीलम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उफ, 2 महीनों में ही यह क्या हो गया राजीव को? मानो सालों के मरीज हो। कहीं जा रही हो क्या? राजीव ने उसकी तंद्रा तोड़ते हुए पूछा। हाँ, विवेक के पास। पर आप अंदर तो आओ। अंदर बिठाकर नीलम राजीव के लिए पानी लेने को मुड़ी ही थी कि उसने नीलम का हाथ पकड़ लिया। नीलम, मुझे माफ नहीं करोगी? इन 2 महीनों में ही मुझे अपने झूठे अहम का एहसास हो गया। जिस प्यार और सम्मान की तुम हकदार थी, तुम्हें वह नहीं दे पाया। अपने अभिमान के आवरण में घिरा हुआ मैं तुम्हारे वजूद को पहचान ही नहीं पाया। मैं भूल गया कि तुमसे ही मेरा अस्तित्व है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ये सच है नीलम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले भी करता था, पर अपने अहम के कारण कहा नहीं। आज कहता हूँ नीलम, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो और अपने घर चलो। बहू को पहली बार अपने घर बुलाने के लिए उसके स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। नीलम बुढ़ापे में पहली बार अपने पति के प्यार से सराबोर खुशी के आंसू पोंछती हुई अपने बेटे को अपने न आ पाने की खबर देने के लिए फोन करने लगी। जीवन की संध्या बेला में नीलम को पति के साथ की जरूरत थी और वह अपना बचा हुआ वक्त अब अकेले रहकर नहीं काट सकती थी। और कहते भी हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। इस तरह नीलम ने भी अपने पति राजीव को क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों,
ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।